मुंबई शहर के नजदीक रामपुर नाम का एक छोटा सा आधुनिक गांव था। उस गांव में अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निधि के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। बाहर से आने जाने वाले सभी व्यक्ति ज्यादातर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में ही भोजन करना पसंद करते थे। अभिमन्यु की पत्नी ग्राहकों के लिए भोजन अपने हाथों से तैयार करती थी। एक दिन की बात है, बैंक का मैनेजर ताराचंद अपनी पत्नी अनीता के साथ अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए आया। तुम्हारे रेस्टोरेंट की चाउमीन की प्रशंसा तो दूर दूर तक है। आज मेरी पत्नी का चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि सीधा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले आऊं। जी बिल्कुल, क्या है कि ग्राहकों के लिए मेरी पत्नी स्वयं भोजन तैयार करती है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से एक एक प्लेट चाउमीन लगवाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने खुशी खुशी ताराचंद और उसकी पत्नी को एक एक प्लेट चाउमीन लगवा दी। वाकई अभिमन्यु, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मुझे आपसे एक बात भी करनी है ताराचंद जी। इस महीने मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाऊंगा। मेरा बेटा मुंबई शहर में पढ़ता है और उसकी इस महीने फीस जमा होनी है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, तुम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें 2 गुना लोन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट को और बढ़ा लो, इसे एक बहुत अच्छे होटल में कन्वर्ट कर दो। नहीं नहीं ताराचंद जी, मैं अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट में ही बहुत खुश हूँ। मैं और बैंकों के चक्कर काटने से बच गया। ताराचंद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के ठीक सामने बने एक बड़े से रेस्टोरेंट को देखकर मुस्कुराने लगा। ये तो अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से बड़ा और काफी अच्छा मालूम होता है। हाँ हाँ, रेस्टोरेंट अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से काफी बड़ा है। ये ब्रजेश का रेस्टोरेंट है, लेकिन फिर भी आसपास के लोग अभिमन्यु के रेस्टोरेंट का खाना ही पसंद करते हैं। बैंक मैनेजर ताराचंद अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर चला गया। उसकी बातें दूसरे रेस्टोरेंट का मालिक ब्रजेश अपने नौकर सत्यम के साथ पीछे से चुपके से सुन रहा था। सुना मालिक, एक तो इस बैंक मैनेजर ने आपके लोन की फाइल रिजेक्ट कर दी, ऊपर से ये अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के भोजन की तारीफ और कर रहा है, वो भी अपनी पत्नी के सामने, और हमारे रेस्टोरेंट की बुराई कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे रेस्टोरेंट में बड़े बड़े और मोटे ताले लगते हुए नजर आएंगे। तुमसे कितनी बार बोला है सत्यम कि अच्छा अच्छा बोला करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मालिक? देखिए ना, दिन ब दिन हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ये बात तो तुम्हारे बिल्कुल सही है सत्यम, कि अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारा भोजन उसकी पत्नी निधि तैयार करती है। आप भी अपने रेस्टोरेंट का भोजन अपनी पत्नी से तैयार क्यों नहीं करवाते? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी पत्नी को तो भोजन बनाना ही नहीं आता। पिछली बार तुमने खुद उसके हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए थे और अगले दिन तुम बीमार पड़ गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं। चिंता मत करो सत्यम, मेरे दिमाग में एक योजना है। मुझे पता लगा है कि बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा और नया बैंक मैनेजर मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारे पैसे बैंक के लगे हुए हैं और उसकी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। मैं अपनी खोपड़ी से ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अभिमन्यु सड़क पर आ जाएगा। अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गए। तभी वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसने बहुत गंदा कोट पहन रखा था, रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बर्गर, पिज्जा और एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। सत्यम उस व्यक्ति को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जानते भी हो वो कुर्सी कितनी महंगी है। तुम्हारी वजह से ये कुर्सी भी गंदी हो गई। किस तरह के व्यक्ति हो तुम? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों का सम्मान करना नहीं सिखाया? तुम्हें पता नहीं ग्राहकों से किस तरह से बात की जाती है? हाँ, मुझे सिखाया है, मुझे सब पता है ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। ग्राहक भी तुम्हारे जैसे गंदे कपड़े पहनकर इतने आलीशान और अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं आते। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, और हाँ, किसी भी व्यक्ति के कपड़ों से उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
कभी कभी आंखों के सामने नजर आने वाला सच भी सच नहीं होता। लगता है कोई पुरानी घिसी पिटी हिंदी पिक्चर देखकर आए हो तुम। तभी वहां पर ब्रिजेश आ गया। क्या हुआ सत्यम, क्या बहसबाजी हो रही है? देखिए ना मालिक, इस व्यक्ति ने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। इसके कोट की हालत देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि सालों से कोट की धुलाई ही नहीं हुई है। ऊपर से ये व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। बोल रहा है कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारा नौकर मेरा ऑर्डर लेने की बजाय मेरे कपड़ों को देख रहा है। इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे जैसे गंदे दिखने वाले व्यक्ति नहीं आते। मेरे नौकर ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी शक है कि तुम्हारी जेब में पैसे होंगे या नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, वो सामने वाले उस रेस्टोरेंट में है। जाओ, जाकर वहीं बैठो। ब्रिजेश की बात सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गया और सीधा अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। जी, क्या लेंगे आप? मुझे एक चीज बर्गर और बढ़िया सी ब्लैक कॉफी। जी, अभी लगवाता हूँ। अभिमन्यु ने तुरंत उस व्यक्ति का ऑर्डर लगवा दिया। वो व्यक्ति बर्गर और ब्लैक कॉफी पीकर बहुत खुश होकर बोला, वाकई मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनी थी। लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट की बिल्कुल सही प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी ब्लैक कॉफी पीकर तो मुझे मजा आ गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी जेब टटोलने लगा। कुछ देर बाद वो अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना यंग मैन, मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया। कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो आप आकर पैसे दे जाना। तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। एक तुम हो और एक तुम्हारा पड़ोसी, जिसमें ग्राहकों से बात करने की तमीज भी नहीं है, और मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने एक छोटा सा चमकने वाला हीरा अभिमन्यु को पकड़ा दिया। ये तो डायमंड है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये डायमंड नहीं है बेटा, ये एक गैजेट है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े। इसे अपने पास संभाल कर रखना। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसके जाते ही निधि अभिमन्यु से बोली, कौन था ये? पता नहीं निधि, लेकिन वो जो भी था उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़े व्यक्तित्व का मालिक हो। लेकिन उसने कपड़े तो काफी गंदे पहन रखे थे। किसी के कपड़ों को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता निधि। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की झुर्रियां सब कुछ कह देती हैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह ब्रिजेश का रिश्तेदार टिल्लू मैनेजर बनकर बैंक में आया। ब्रिजेश टिल्लू की चापलूसी करता हुआ बैंक में पहुंचकर बोला, मैं आपका काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं ब्रिजेश, इस गांव में मेरा ट्रांसफर करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। आपके जैसा ईमानदार बैंक मैनेजर आज के दौर में कहाँ है? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे रेस्टोरेंट के सामने अभिमन्यु नाम का व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में सारा पैसा बैंक का लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बैंक का मालिक समझता है। उसकी जब मर्जी होती है वो बैंक की इंस्टॉलमेंट चुकाता है और जब मर्जी नहीं होती नहीं चुकाता। नियम के मुताबिक उसे 1 साल के अंदर अपना लोन क्लियर कर देना था, मगर आज उसके लोन को पूरे 3 साल हो चुके हैं। पिछले वाले बैंक मैनेजर उसके फेवर में रहते थे। मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा पैसा उससे ले लीजिए। अब तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ ब्रिजेश, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि रिश्तेदारी से ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, मैं आपके एक एक शब्द का मतलब समझ गया। आपके घर पर आपका इनाम पहुंच जाएगा। तो फिर निश्चिंत होकर सो जाओ। 24 घंटे में अभिमन्यु सड़क पर आ गया, इस बात की खबर तुम्हें मिल जाएगी। अगले दिन बैंक मैनेजर टिल्लू सारे पेपर लेकर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में पहुंच गया और बैंक के सारे पैसे एक साथ देने की बात करने लगा। मैं सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो वक्त दीजिए। बैंक ने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन पिछले वाले मैनेजर साहब ने तो कभी भी ऐतराज नहीं जताया।
वो पिछले वाले मैनेजर थे, मैं नया मैनेजर हूँ। तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। 1 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए बैंक में जमा करा दो, नहीं तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बैंक कब्जा कर लेगी। और याद रखना, मुझे इसका पूरा अधिकार है। इतना कहकर टिल्लू वहां से चला गया। अभिमन्यु बेचारा 1 दिन में इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। बैंक मैनेजर ने बड़ी चालाकी से अभिमन्यु का घर और रेस्टोरेंट कब्जा लिया और अभिमन्यु को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे प्यासे थे कि तभी अभिमन्यु को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी कोट की जेब से वही हीरा निकाल लिया। ये तो वही हीरा है ना जो वो गंदा दिखने वाला व्यक्ति देकर गया था। सोच रहा हूँ इस हीरे को बाजार में बेच दूं। अचानक वो हीरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों ओर रंग बिरंगे किरणें फैल गईं। देखते ही देखते अभिमन्यु के सामने एक रेस्टोरेंट खड़ा था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या वो कोई जादूगर था? नहीं निधि, मुझे याद आ गया। उस व्यक्ति ने कहा था कि ये कोई हीरा नहीं बल्कि गैजेट है। ये तो एक अंदर से बहुत आलीशान रेस्टोरेंट लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। निधि और अभिमन्यु उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वेटर के रूप में रोबोट काम कर रहे थे। मिस्टर, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट के नए मालिक और आपका भी मिस। अभिमन्यु खुशी से चीखते हुए बोला, ये तो कमाल हो गया निधि। बोलिए मालिक, इस रेस्टोरेंट को कहां पर लेकर चलना है? क्या मतलब? इस रेस्टोरेंट को आप अपनी मर्जी से जहां चाहे ले जा सकते हैं। ये आपका हर आदेश मानेगा। मैं समझ गया, ये एक नई तकनीक से बना हुआ रेस्टोरेंट है। ये विज्ञान का चमत्कार है। मैं समझ गया, वो व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उस दिन के बाद अभिमन्यु और उसकी पत्नी उसी चलने वाले रेस्टोरेंट में घर घर जाकर सेवा देने लगे। कुछ ही महीने में अभिमन्यु के चलने वाले रेस्टोरेंट का नाम पूरे गांव और आसपास के शहरों में प्रसिद्ध हो गया। अब किसी को भी कुछ भी खाने की जरूरत होती तो अभिमन्यु का रेस्टोरेंट चलकर उसके पास पहुंच जाता। अभिमन्यु ने कुछ ही महीने में बैंक की सारी रकम चुका दी। कुछ कीजिए मालिक, आपने तो उसे सड़क पर ला दिया था, मगर वो तो सड़क पर चलने वाला ही रेस्टोरेंट ले आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्यम कि ये चमत्कार हुआ कैसे। पहले तो मेरे रेस्टोरेंट में फिर भी 1-2 लोग आ जाते थे, अब तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। कौन सी भूल में बैठे हैं मालिक? आपके रेस्टोरेंट में पिछले 2 महीने से कोई ग्राहक नहीं आया। मैं ही बैठा हुआ मक्खियां मार रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आज इस अभिमन्यु का किस्सा ही समाप्त कर दूंगा। आप क्या करेंगे मालिक? मैं उस रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। सुना है कि जिसको जरूरत होती है वो रेस्टोरेंट स्वयं वहां पहुंच जाता है। इस बार उस रेस्टोरेंट को तुम अपने घर के पास बुलाना, उसके बाद वहीं पर ये सारा खेल खत्म कर देंगे। ब्रिजेश के कहने पर सत्यम ने उस रेस्टोरेंट को अपने घर के पास बड़ी चालाकी से बुला लिया। ब्रिजेश और सत्यम चुपके से उस रेस्टोरेंट में घुस गए। ब्रिजेश के हाथों में एक बड़ा सा बम था, मगर अचानक रेस्टोरेंट में सायरन बजने लगे और एक रोबोट की सेना ने ब्रिजेश और सत्यम को घेर लिया। तुम्हारे हाथों में बम है, ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता चला? तभी वहां पर अभिमन्यु और निधि आ गए। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी ब्रिजेश कि तुम ऐसी ही गिरी हुई घटिया हरकत करोगे। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर वही गंदा सा दिखने वाला व्यक्ति जो अब बहुत साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ था, मुस्कुराता हुआ आया। मुझे देखकर तुम लोग इस तरह से हैरान मत हो। मेरा नाम प्रोफेसर हॉकिंस है। मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। दरअसल इस चलने वाले रेस्टोरेंट को बनाने में मुझे काफी साल लग गए। उस दिन मैं इस प्रयोग में सफल हो गया था और खुशी के मारे मैं अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया था, मगर बाहर मैंने ब्रिजेश की और उसके नौकर की बातें चुपके से सुन ली थी। मैं समझ गया कि ये अभिमन्यु के लिए आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी जरूर करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये अब तुम्हारा ही रहेगा। मैं इस जैसे और गैजेट्स बना लूंगा। पुलिस ने सत्यम और ब्रिजेश को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभिमन्यु के पास आज भी वो चलने वाला रेस्टोरेंट मौजूद है।
एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार, अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहाँ कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया और वहाँ जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप जब हमारा परिवार ही नहीं बचा? और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है।
तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं, जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना। मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका के इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया। सोनपुर गांव बम्बू की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बम्बू की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बम्बू का खेत था। उसका बेटा
राजेश भी उसी के साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे जो बम्बू का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? अरे हाँ पापा, मैंने तो कल शाम को उसे भिजवा दिया था। अगर उन्हें समय से ऑर्डर मिल जाएगा तो आज शाम तक हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर एक बम्बू लदा ट्रक खड़ा होता है। अरे ये ट्रक वापस क्यों आ गया? इसे तो बम्बू उतार कर पेमेंट लेकर आना था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, ये देखो ना, ये ट्रक वापस आ गया। अरे हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मुझे शहर से बम्बू के खरीदारों का फोन आया था। उन्हें हमसे कम दामों में कहीं से बम्बू मिल रहा है, इसलिए अब वो हमसे बम्बू नहीं खरीदेंगे। अरे लेकिन वो बिना बताए ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे? तुम उनसे कहो कि हम भी बम्बू कम दामों में दे देंगे। अरे पिताजी, मैंने उनसे बात की, पर वो अब किसी भी तरह से हमारे बम्बू लेने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं आधे दामों में ही बम्बू देने को तैयार हूँ, पर वो फिर भी नहीं माने। दिनेश और राजेश को इस ऑर्डर से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है कि अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे। क्या करोगे तुम बेटा? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब सभी की हालत खराब है। मार्केट में बम्बू के दाम भी गिरते जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम बम्बू का कारोबार नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारे पास और है ही क्या? हम और क्या कर सकते हैं? अरे पिताजी, अब हम पिज्जा बनाएंगे। हैं? क्या? पिज्जा? वो कैसे? पापा, मेरे दोस्त का शहर से फोन आया था। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शहर में पिज्जा का बहुत क्रेज है। अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं। उसमें से युवाओं का एक पसंदीदा है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बू को अंदर से खोखला करके पिज्जा बनाया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अरे पर बेटा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बम्बू पिज्जा बनाना सीख जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बम्बू से अपना एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियाँ, टेबल, कुर्सी सब कुछ बम्बू से बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई भी नहीं आता था, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई वाह सुरेश, कितना मस्त होटल है। ये तो पूरा बम्बू से बना हुआ है और यहाँ लिखा है हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। चलो तो अब हम भी बम्बू पिज्जा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुरेश और विवेक 2 बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने ध्यान दिया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू से बने हुए हैं और देख बम्बू से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसी होटल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे सच में आपका होटल तो बहुत अच्छा है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। विवेक और सुरेश को दिनेश की ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफे में हैं? देखिए, अभी तो हम मुनाफे में नहीं चल रहे, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमें मुनाफा जरूर होगा। हाँ, आप बहुत अलग कर रहे हो। आपको मुनाफा जरूर होगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम नई नई चीजें डालते हैं। अगर आप इजाजत दें
तो हम आपके होटल के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में पता चलेगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुरेश और विवेक वहाँ का बम्बू पिज्जा खाते हैं। दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए भी 10 बम्बू पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपनी पूरी टीम लेकर उनके होटल की एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और बम्बू पिज्जा बनाने वाले की रेसिपी को भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube पर डाल देते हैं। अरे तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी नई चीजों को प्रमोट करना ही तो हमारा काम है। आज के जमाने में युवाओं को ऐसी इको फ्रेंडली और पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाने वाली चीजों की बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पर तो एक ही घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए भाई। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो अभी तक हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन गई है। अब इस इको फ्रेंडली बम्बू होटल के बारे में बहुत से लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप फेमस होने वाले हो। इस तरह से बाप और बेटे के द्वारा शुरू किया गया बम्बू होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मिलकर और भी शहरों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं और इको फ्रेंडली बम्बू होटल और पिज्जा को पूरे देश में फेमस करते हैं।